Welcome you all to self-study. In this video, we'll be discussing about the chapter Basic Principles of Inheritance of class 12th Biology, presented by me आरजू पुंडीर. तो इस वीडियो में हम जनरली जो मेंडल है उस मेंडल की जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज पर्टिकुलरली डोमिनेंस और सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है उसे समझेंगे और मेंडल ने क्या किया, क्यों उसके जो लॉज हैं वो आज तक इतने ज्यादा माने जाते हैं जबकि उनमें हमने काफी सारे वेरिएशंस भी देखे हैं. सो इन सब चीजों को हम ब्रीफली इस वीडियो में देखेंगे. And before we begin, I would request you people to please subscribe the channel, watch the full video. If you like the video, hit the like button, press on to the notification bell icon. So now we begin with inheritance and variation. Inheritance क्या होता है? Inheritance एक process है, पर कैसा process है? It is a process by which characteristics are passed on from parents to progeny. तो ये एक प्रोसेस है जिसके में थ्रू जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी को पास ऑन हो रहे हैं. द प्रोजेनी लुक लाइक देयर पेरेंट्स ड्यू टू इनहेरिटेंस. और इनहेरिटेंस जो है वो ही है बेसिस ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है कि जो भी चीज हमारे पेरेंट्स से सिमिलर है दैट इज व्हाट इज वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम देम. तो इसका बेसिस क्या है? इनहेरिटेंस. एक और चीज पर इसके साथ आती है वो है वेरिएशन. हमने अभी इस डेफिनेशन में पढ़ा दैट प्रोजेनी लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट वी सेड सिमिलर एंड नॉट आइडेंटिकल. सिमिलर का मतलब है उनके जैसे, आइडेंटिकल का मतलब है ट्रू कॉपी. तो आइडेंटिकल नहीं होते. तो जितना डिफरेंस होता है between a parent and the progeny, that is the variation which has come. So variation is the degree by which progeny differs from the parents. तो जब भी हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस के, तो उसके शुरू करने के लिए हमें इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. नेक्स्ट वी कम ऑन टू मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू द लॉज, पहले हम ये देखते हैं कि मेंडल ने ऐसा क्या किया जो आज हम अगर आगे जो वीडियोस शेयर करेंगे उसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेंडल ने कही और बाद में वो चीजें मना हो गई कि नहीं ये चीज पर्टिकुलरली इस तरीके से नहीं होती. बट स्टिल हिज स्टडी इज रिमार्केबल. व्हाई? द फर्स्ट रीजन इज कि जब मेंडल ने जो स्टडी की दैट वाज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए यूज हो रही थी. मेंडल वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट. तो उसने स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मैथमेटिकल मेथड्स को पहली बार यूज किया था बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए. सेकेंडली उसका जो डेटा था वो बहुत ही रिलायबल था. उसका डेटा रिलायबल क्यों था? पहला रीजन था कि इट हैड अ लार्ज सैंपल साइज. उसने पी प्लांट्स पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था और जो सैंपल साइज था जिसके ऊपर उसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत बड़ा एक सैंपल साइज था. तो जब आपको इतने सारे सेम रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी रिसर्च में, देन यू कैन से दैट इट इज रिलायबल, वो वैलिडेटेड है. एंड कंफर्मेशन ऑफ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस. और जो उसने एक बार में अपना रिजल्ट निकाल लिया उसके बाद जो और आगे की जनरेशंस पे वो उन चीजों को और नोटिस करता गया तो उसको सेम रिजल्ट्स मिलते गए. सो दैट इज व्हाई ये कंफर्म होता गया कि जो इन्फ्रेंस वो ड्रॉ कर रहा है दैट इज करेक्ट. सो देन द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई जस्ट पी प्लांट. मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? उसके जितने भी हमें भी एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे आगे सारे पी प्लांट पे हुए हैं. तो पी प्लांट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसको चूज किया गया? तो पहले तो इसका होता है कि इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है.
शॉर्ट लाइफ स्पैन जिस भी चीज का होगा उसके आप ज्यादा जनरेशन जो है वो स्टडी कर सकते हो। सेकेंडली, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इसके। जो पी प्लांट है इसके जो फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड थे, और इसकी वजह से मेंडल की जो स्टडी थी वो आसान हो गई। अभी जब हम आगे उसके पूरा प्रोसीजर देखेंगे मेंडल का जो उसने किया, तो हमें पता चलेगा कि उसके लिए सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों जा रहे थे। जो फ्लावर्स थे वो बाइसेक्सुअल थे, या फिर कहते सकते हैं हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स थे। एंड अलोंग विद दीज थ्री थिंग्स, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंडल के स्टडी के हिसाब से उसमें थी, that it had two clearly opposing traits. जो पी प्लांट था उसके अंदर कुछ ट्रेट्स थी, कुछ फीचर्स ऐसे थे जिसके दो क्लियरली ऑपोजिट दो फॉर्म्स थे। जैसे कि अगर हम ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करें, है ना, हाइट, तो हाइट या तो टॉल थी या ड्वार्फ थी। कैरेक्टरिस्टिक हमारा उसका जो पी पॉड होता है उसका शेप या तो इन्फ्लेटेड था या कंस्ट्रक्टेड था। सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, पॉड कलर ग्रीन और येलो, सीड कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर पोजीशन टर्मिनल और एक्सियल, एंड फ्लावर कलर वॉयलेट और व्हाइट। तो देखो कंप्लीटली दो डिफरेंट है, कोई भी चीज मिक्स्ड अप नहीं है ना। So that is why it was important for him in this form. So what he actually did, मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया क्या? He performed artificial pollination या फिर क्रॉस पॉलिनेशंस ऑन ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। अब ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होती हैं? जिन लाइन्स पर या फिर जिन प्लांट्स पर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा हो फॉर जनरेशंस, मतलब उसी एक प्लांट पे सेल्फ पॉलिनेशन होता जा रहा है फॉर मेनी जनरेशन। इस प्लांट से जो सीड जनरेट हुई उससे दूसरा प्लांट जो जनरेट हुआ उसके फ्लावर ने उसी को वापस से पॉलिनेट करा। तो कहीं से भी कोई और बाहर से नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो पोलन है या फिर जो एक्सेल है, दैट इज फ्रॉम द वो सेम जनरेशन से कंटिन्यू होता जा रहा है आगे तक। तो ऐसे प्लांट्स जो बहुत सारी जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स कहलाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि दे शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। मतलब अगर इनकी कोई एक ट्रेट आगे तक चलती जा रही है बहुत सारी जनरेशंस तक, सपोज करो इनकी हाइट जो है वो अबाउट 10 जनरेशन के बाद भी टॉल ही आ रही है, उसकी डॉर्फ नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अब टॉल हाइट जो है उस पर्टिकुलर प्लांट की जनरेशंस में दैट इज स्टेबल, वो चेंज नहीं हो रही है until and unless उसका जो पॉलिनेशन है वो किसी दूसरे प्लांट के साथ हो जाए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा तो वो स्टेबल ट्रेट शो करेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि वो जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है उस प्लांट का, और मैंने कहा था कि जब हम आगे इस चीज को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तभी तो जो ट्रेट है वो स्टेबल होगी। तो इसीलिए मेंडल ने क्या किया, उसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया ऑफ द ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ पी प्लांट। He crossed true breeding tall plants with true breeding dwarf plants. ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स जो थे उनको ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट के साथ उसने क्रॉस किया, मतलब उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया। रिजल्ट क्या आया? उसकी जो पहली जनरेशन आई, जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं उसमें जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। तो इट्स F1 जनरेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज फिलियल जनरेशन, उसमें जितने भी प्लांट्स थे दे वर टॉल। नेक्स्ट उसके बाद उसने एक और स्टेप किया। जो F1 जनरेशन में उसे प्लांट्स मिले उसने उन सारे प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस कर दिया। जो F1 जनरेशन में जो ऑल टॉल प्लांट्स आए थे उसको उसने सेल्फ क्रॉस कर दिया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया उनका। जो टॉल टॉल आए थे उन दोनों को सेल्फ पॉलिनेट किया। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई दैट वाज द फिलियल 2 जनरेशन और F2 जनरेशन।
पर इस जनरेशन में हमें दोनों देखने को मिले, टॉल और ड्वार्फ भी। लेकिन जो हमने क्रॉस किए थे या फिर जो मेंडल ने क्रॉस किया था वो तो दोनों टॉल टॉल थे, तो फिर ड्वार्फ कहां से आया? और जो एक और चीज उसने नोटिस की, दैट वाज रेशियो जो था टॉल और ड्वार्फ का, दैट वाज 3:1, मतलब 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। सो नाउ वेयर डज दिस ड्वार्फ केम फ्रॉम? इन्हीं को लेकर अब मेंडल ने इन सारी स्टडीज को समझकर अपनी लॉज फॉर्म करनी शुरू की। सो पहला हम उसने जो बताया इसमें से, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इट सेज दैट व्हेन टू डिफरेंट एलील्स are present in a single gene, then the effect of one allele is masked by the effect of another allele. The allele whose effect is visible is known as the dominant one, and the other whose effect is masked is known as the recessive one. तो effect का मतलब क्या है यहाँ पे? Physical features. तो जब भी दो अलग टाइप के एलिल्स प्रेजेंट होते हैं एक जीन में, एक जीन जो होता है उसमें 2 एलिल्स होते हैं, तो अगर दोनों अलग टाइप के हैं, सपोज अगर हम टॉलनेस के लिए लें तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो जब भी दोनों अलग टाइप के प्रेजेंट होंगे तो इन दोनों में से सिर्फ एक का ही फिजिकल फीचर जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है, और सपोज इसमें जो होता है वो कैपिटल टी का होता है, दैट इज फॉर टॉलनेस। तो जो एक्सप्रेस होता है वो कहलाता है डोमिनेंट, और जिसका इफेक्ट मास्क्ड हो जाता है, जैसे इसमें स्मॉल टी का हो जाएगा, डॉर्फनेस जो है मास्क्ड है, वो कहलाता है रेसेसिव। दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट वाज गिवन बाय मेंडल। इसके बाद उसने एक और लॉ दी थी, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट ही सेड वाज दैट ईच इंडिविजुअल पोजेसेस 2 alleles of a gene। ये हमने अभी इससे पहले वाले में भी पढ़ा कि हर जीन के जो हैं वो 2 alleles होते हैं, है ना, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी दोनों भी ये सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस तरीके से। So he said that each individual possesses 2 alleles of a gene and each allele separates or segregates at the time of gamete formation, that is meiosis. meiosis जो है वो हमारे सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो उसका एक टाइप था, जहां पर जब रिडक्शन डिवीजन होता है तब ये वाला प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, जो 2n नंबर था वो nn में चला जाता है, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं रिडक्शन डिवीजन के टाइम पर। तो ये एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि ये जो एलिल्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब सपोजिटली अगर ये था T and T तो इट विल गेट सेपरेटेड इनटू कैपिटल T and स्मॉल t, both these alleles will get separated, and this was the law of segregation कि हर इंडिविजुअल के पास जीन्स में 2 एलिल्स होते हैं और गैमीट की फॉर्मेशन के टाइम पर ये एलिल्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दिस वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमने दोनों लॉस पढ़ ली, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन पूरा जो है इसका एक जस्ट वो अब हम देखते हैं। सपोज करो कि ये जो यहाँ पर गिवन है ये पेरेंट्स थे, है ना, हमने पढ़ा था कि वो उन्होंने जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे उनके साथ जो है वो उनका क्रॉस किया था। दिस इज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, capital T and capital T, that is tall, and small t and small t, this is one the dwarf one। तो ये पेरेंट्स थे जो
कौन से थे हमारे? ट्रू ब्रीडिंग वाले। नेक्स्ट कम्स दैट जब इन्होंने इनका क्रॉस किया, सो उस टाइम पे देखो ये सेग्रीगेशन हो गया गैमेट्स का। जो इसमें से आए अलग होके, दैट वाज दिस वन एंड दिस वन, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसके पास, और इसके पास भी स्मॉल टी है, तो वही आएंगे। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मेशन इज कि जब ये कंबाइन होंगे और F1 जनरेशन फॉर्म करेंगे, हम इसमें और इसमें क्रॉस करा रहे हैं, तो जब F1 जनरेशन फॉर्म होती है, जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं, तो अगर ये फीमेल है सपोजिडली और ये मेल है, तो दोनों में से एक एक गैमीट आता है ना, और मिला के जाइगोट बना लेता है। तो ये भी वही फॉर्म है दैट यहां से कैपिटल टी आया और यहां से स्मॉल टी, एंड इट हैज फॉर्म दिस वन। नेक्स्ट यहां से एक कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी। अब ऐसा नहीं है कि दो बनते हैं, बनता एक ही है, ये हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी कि कौन कौन से बन सकते हैं। अब अगर ये इस वाले के साथ भी कंबाइन कर जाए, या फिर ये वाला इस वाले के साथ भी कंबाइन कर जाए, फाइनली आना वही है, क्या? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो नाउ अगेन उसने क्या किया था, जो F1 जनरेशन आई थी उसमें सेल्फ क्रॉस कराया था। मतलब F1 जनरेशन का कोई भी इंडिविजुअल होता इस पर्टिकुलर क्रॉस में, तो वो यही देगा। तो अब इन दोनों के बीच में हमने सेल्फ क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो फिर से सेग्रीगेशन होगा, तो ये एलिस फिर से सेपरेट हो गए, सेग्रीगेशन हुआ यहां भी, और अब इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन आया है। नेक्स्ट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी पर ये वाला नहीं, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स में से आता है, तो दिस एंड दिस इज कंबाइनिंग टुगेदर। नेक्स्ट दिस वन कैन कंबाइन विद दिस वन, और दिस वन कैन कंबाइन विद दिस वन। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए उसमें एक था कि दोनों में कैपिटल टी थे, एक में कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरे में भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो हमने वहां पर जब देखा था कि हमने पढ़ा था कि सेकंड जो हमारी फिलियल 2 जनरेशन थी, उसमें जो F2 जनरेशन थी उसमें क्या आया था? डॉर्फ वन। और वो डॉर्फ कहां से आया था? वो डॉर्फ यहां से आया था। वो एक्चुअली हुआ क्या कि जब यहां से यहां तक ये कंटिन्यूस चलता रहा, तो F1 जनरेशन में ये स्मॉल टी वाला जो हमारा एलिल है ये प्रेजेंट तो था, लेकिन जो कैपिटल टी वाला है जो हमारा डोमिनेंट है, डोमिनेंट ने इसके इफेक्ट को मास्क कर रखा था। लेकिन जब ये दोनों ही रिसेसिव साथ में आएंगे, तो उस टाइम पर उनका जो कैरेक्टर है, जो फिजिकल ट्रेट है, वो एक्सप्रेस हो जाएगी। और इसीलिए F2 जनरेशन में ये ट्रेट जो थी, जो डॉर्फ ट्रेट थी, वो हमें देखने को मिलती है। बाकी जब भी अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब है जब दोनों डिफरेंट प्रेजेंट हो, होमोजाइगस कंडीशन होगी इनकी जब दोनों सेम प्रेजेंट हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर ये होंगे तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो इसके बाद एक चीज निकल कर आती है जो हम कहते हैं, इनफैक्ट देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी नीड टू स्टडी ओवर हियर इज, एक होता है जेनेटिक जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। तो जीनोटाइप होता है जो इसका जेनेटिक कंटेंट है किसी भी चीज का, मतलब जैसे हमने बोले एक का ये था, तो ये कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है। तो अगर हम इसमें देखें कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, दैट इज 1:2 1:2 1,
4 इंडिविजुअल थे जिसमें से 2 सेम हैं, तो इट इज दिस। फिनोटाइप है जो हमें फिजिकली कैरेक्टर दिख रहा है। द फिजिकल कैरेक्टर इज नोन एज द फिनोटाइप, और इसका जो रेशियो आता है दैट इज टॉल इज टू ड्वार्फ। अब ये भी टॉल होगा क्योंकि इसमें तो दोनों है टॉल के प्रेजेंट। इसमें एक टॉल है एक डॉर्फ है, लेकिन जो टॉल वाला है वो हमारा डोमिनेंट है, so that is why this will also be tall and similarly this will also be tall, but this is dwarf। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो होता है टॉल इज टू डॉर्फ का वो 3:1 हो जाता है। दिस इज द phenotypic ratio and this one is the genotypic ratio। When we come to the end of the video, we have something over here that is we call it as a terminology। तो जब भी हम आते हैं इसमें बायो के किसी भी चीज में, देन वी हैव टू हैव अ टर्मिनोलॉजी फॉर डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। तो अभी जो हमने इस वीडियो में टर्मिनोलॉजीज देखी हैं दैट इज अबाउट द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर अपीयर होता है इन द F1 जनरेशन इन द बेसिकली हेट्रोजाइगस कंडीशन, that is known as dominant character। Recessive, the character that didn't show up in the F1 generation या फिर जो heterozygous condition में नहीं दिखता, that is the recessive character। Genotype क्या होता है? Combination of alleles that an individual possesses for a specific gene। कौन कौन से alleles present है एक जीन में, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलेल है वो उसका जीनोटाइप है। एंड फिनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो एलेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं जो फिजिकली हमें दिख रहा है, दैट इज द फिनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। So that was all about this video। Thank you for watching the video till the end। Subscribe the channel if you haven't till now, press the bell icon for the notifications of the other videos, hit the like button and subscribe and share it amongst your pals।